हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोजेक्ट योद्धा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देखने वाले हैं क्लास नंबर 10। जो आपका ये टेस्ट का क्लास चल रहा है यह आपका 10वां है। इसका हो चुका है 9 क्लास। आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे 20 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपको 110 प्लस नंबर आने की तैयारी कराई जा रही है, वो भी मनोविज्ञान में। जो कि आपको टफ लगता है, लेकिन अगर आप हर टेस्ट देते हो तो आपको टफ नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं आपका अच्छा स्कोर बनेगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी टेस्ट क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और एक बात आप लोग जान लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर व्हाट्सएप टेलीग्राम में ज्वाइन भी हो सकते हैं। कोई भी शंका शिकवा शिकायत है आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सी बुद्धि की परिभाषा इसमें से आपका नहीं है। अगर तो हम बात करें उत्तर की, इसमें आपका हो जाएगा चौथा। आइए दोस्तों, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है। दोस्तों जब बालक छोटा है दोस्तों उसमें सामाजिक, आर्थिक और दोस्तों राजनीतिक ये विकास उतनी जल्दी से नहीं हो पाएगा। ओके दोस्तों, ये आपके चौथा बिल्कुल बेकार प्रश्न है। उसमें बिल्कुल बेकार क्वेश्चंस हैं, यानी आपका हो जाएगा पहले का चौथा। सेकंड आपको हो जाएगा अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दोस्तों अनुकरण का मतलब होता है देखकर सीखना। ओके दोस्तों, मान लो आप कुछ भी देख रहे हो, आप कुछ भी अनुकरण कर रहे हो दोस्तों, उसे देखकर सीखना। यह कथन किसका है? अगर कथन की बात करें इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको हम थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। तीसरा आपका है, आप अपने कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करोगे? तीसरे की बात करें तो तीसरे में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बच्चों के समझ आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद करेंगे। ओके दोस्तों, तीसरा में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा आपका है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है। आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार करेंगे? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि स्कूल में बहुत बोलते हैं, घर पे नहीं बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो घर पे बहुत बोलते हैं और स्कूल में, विद्यालय में कुछ भी नहीं बोलते हैं। चौथे की बात करें दोस्तों, चौथा में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। उस बच्चे के विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए दोस्तों, आपके बातों को जहाँ पर भी सुनी जाएगी, जहाँ पर भी समझी जाएगी दोस्तों, वहाँ आप अपने बातों को कहोगे, बोलोगे। इसीलिए आपका चौथे का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा आपका है, प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है से तात्पर्य है। पांचवें का आपका हो जाएगा पहला। ओके दोस्तों, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालता है। दोस्तों जैसा वातावरण रहेगा वैसा ही बच्चे के दिमाग पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए अच्छे वातावरण में अच्छे बच्चों का विकास होता है। छठवां आपका है, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं जिससे कि वह समान छात्रों की श्रेणी में आ सके। इनके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? छठवें की बात करें
6वें में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उत्तम शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। उत्तम शिक्षा ही देना है हर बच्चों को, यह आपका फर्ज है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां आपका है, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि दोस्तों संवेग, देखिए दोस्तों संवेग हर व्यक्ति के अंतर होता है, वह चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई बालक हो। संवेग हर बालक के, हर व्यक्तियों के, वह महिला हो या पुरुष हो, हर किसी न किसी प्रकार का संवेग तो होता ही है हर किसी के अंदर। इसका हो जाएगा आपका बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। 8वां आपको जाएगा, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपका 8वें की बात करें, 8वें में आपका जाएगा सीखना, यानी लचीलापन आपको अपनाना चाहिए। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां आपका है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी। अगर बात करें 9वीं की, दोस्तों आपका हो जाएगा बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। ओके दोस्तों, बालक किसी भी प्रकार का हो, उसे पूरी छूट मिलनी चाहिए कि वह कहीं पर भी किसी के साथ भी बैठ सकता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। बुद्धि के प्रतिदर्शक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। 10वीं की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा थॉमसन यानी आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 11वीं की हम बात करते हैं दोस्तों। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा। दोस्तों एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। अगर बात करें बी ग्रेड की, तो आपका दोस्तों बी ग्रेड 65% से और 74 आएगा। अगर दोस्तों बात करें ए ग्रेड की, तो आपका ए ग्रेड आएगा 90 से 100% तक। दोस्तों ये ठीक है, आपका आएगा बी ग्रेड के साथ। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन। 12वां आपका है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर बात करें 12वीं की, इसमें आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्ग में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। दोस्तों अलग अलग करना, तुलना करना, ये आपका गलत है, यानी आपका दोस्तों जो गलत है वही आपका सही है। ओके दोस्तों, आपका जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ आपसे पूछा गया है, नहीं है। ओके दोस्तों, यह आपका हो जाएगा 12वें का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है। इसका क्या कारण हो सकता है। अगर बात करें 13वीं की, इसमें आपका हो जाएगा नंबर 3, भिन्न भिन्न छात्रों में वैश्विक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, तो अलग अलग छात्रों का अलग अलग सीखने का तरीका होता है, समझने का तरीका होता है। अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग प्रदेशों से आए हुए होते हैं। आपका 13वीं का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के
विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। दोस्तों, आपकी कक्षा में कोई बालिका है जिसका नाम है मीरा। वह दोस्तों हर चीज़ जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती है। इससे आप क्या समझोगे? दोस्तों, मीरा एक सृजनशील बालिका है। 15वां आपका हो जाएगा, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है। आप अपनी कक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? 15वीं की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा पहला, उसके अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करेंगे। दोस्तों, क्लास से बाहर आपको नहीं निकालना है, शिकायत भी नहीं करना है। दोस्तों, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपका पहला हो जाएगा दोस्तों, उसके बातों पर आपको कंट्रोल करवाना है, यानी आपका 15वें का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चंस की। 16वें की बात करते हैं, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यार्थी उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? दोस्तों, 16वें की बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास है। बच्चों के मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे। अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, यानी आपका तीनों सही है। तो इसमें आपका चौथा यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। हम दोस्तों आपको बता दें, अगर मान लो आपके पास टाइम कम है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखे हैं कि जिसमें आपका है उपयुक्त सभी या दोनों, दोस्तों आपका दोनों और उपयुक्त सभी टिक मार्क के आना है, क्योंकि दोस्तों 99% आपके उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन से सही हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सरकारी क्वेश्चन से। अब यहाँ देखते हैं 17वां क्वेश्चन से, किसी बालक की समस्याओं की विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी आपका 17वें में आपका हो जाएगा नंबर 3। दोस्तों, यह आपका हो जाएगा परीक्षण विधि। ओके दोस्तों, 17वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? 18वें की बात करें, 18वें में आपका हो जाएगा पहला यानी वैश्विक विभिन्नता। अब यहाँ बात करें 19वें क्वेश्चन की। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम डैश चलने वाली एक नियंत्रण प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर बात करें अधिगम की, दोस्तों अधिगम जीवन प्रयत्न चलने की प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। दोस्तों, हर व्यक्ति हर दिन, हर समय, हर घंटे, दोस्तों हर वर्ष सीखता ही रहता है, यानी कुल मिलाकर अधिगम पूरे जीवन काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे बालक पैदा होता है, उसका सीखना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बालक चलने के लिए, दौड़ने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए, बातों को समझने के लिए, खाने के लिए हर चीज़ सीखता है। तो ये सब आपके अधिगम के अंतर्गत आएंगे। जब तक जीवन काल रहेगा तब तक आप सीखते रहोगे, यानी अधिगम आपका जीवन प्रयत्न चलता ही रहता है। अब यहाँ हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। दोस्तों, वह हो जाएगा आपका प्रत्याशात्मक चिंतन। दोस्तों, इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा दोस्तों 21वां आपका है, आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका है। दोस्तों, आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका क्या है? अगर बात करें 21 नंबर की, तो 21वें में आपका हो जाएगा पहला यानी बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। नेक्स्ट आपका है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि
को अपनाया है। अगर बात करें 22वें क्वेश्चन की, 22वें में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा साक्षात्कार विधि। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था में इंगित होती हैं। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका हो जाएगा किशोरा अवस्था में। दोस्तों किशोरा अवस्था में क्या होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ। दोस्तों ये सब बातें उन्हें किशोरा अवस्था में आ जाती हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों हमने अभी तक आपसे लाइक शेयर के लिए नहीं कहा, आप लोग भूल जाते हो कि आपको लाइक भी शेयर भी करना है। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, वो तो लाइक शेयर कर देते हैं, लेकिन जो नए हैं उनका भी फर्ज है कि वो भी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। अब यहाँ हम देखते हैं 24 क्वेश्चन हैं। 24 आपका है, बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उन्हें सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसमें आपका हो जाएगा भाषा, विज्ञान, गणित या फिर धर्म। दोस्तों आपका धर्म कहाँ से हो गया, आपका धर्म तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। दोस्तों आपका गणित, विज्ञान नहीं, दोस्तों जो बच्चे का भाषा है, ठीक है, पहले हम बच्चे के भाषा की शिक्षा प्रदान करें। दोस्तों जो उसका विषय हो और तो उसके समाज, उसके संस्कृति से जुड़ा हो। अब यहाँ हम बात करते हैं 25 की, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें 25 की, 25 में आपका हो जाएगा, यहाँ पर 25 में आपका होगा कि जीवन के नए मूल्यों एवं विचारों में परिवर्तन का स्वागत करना। दोस्तों बहुत सही, बहुत अच्छा उत्तर था ये। नेक्स्ट आपका 26 है, बाल की शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब जो आपका गलत होगा वही आपका सही होगा। आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार, दोस्तों बाल की शिक्षा आपका आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए, यानी आपका हो जाएगा 26 का दूसरा। जो आपका गलत है वही आपका सही हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण दोस्तों आपका क्या है, यह हो जाएगा आपका दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। 27 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 28 क्वेश्चन है। 28 आपका है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी 10 को 10 तथा 7 को तो वेस पढ़ता है, या दोस्तों गलत है डिसलेक्सिया से। इसमें आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया। ओके दोस्तों, डिसलेक्सिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 29 क्वेश्चन। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है और वे पढ़ने में भी कमजोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि सांपट पर देख नहीं पाते हैं और उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए, तो आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगे। दोस्तों आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम देख पाते हैं, क्या उन्हें आप आगे बैठने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे। उनकी इच्छा के अनुसार दोस्तों उनकी इच्छा के अनुसार दोस्तों उन्हें आगे बैठने देंगे, जिससे वे सांपट पर लिखी सामग्री देख पाए। नेक्स्ट आपका है और लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है 30वां आपका है लास्ट क्वेश्चन से, शिक्षा की पाठ चर्चा बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। 30वां में आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, जन्म से पूर्व की अवधि, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर मध्यावस्था। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3, यानी आपका मध्य अवस्था। ओके दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका होगा नंबर 3 सही हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्नलिखित में से कौन सी
लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ओके दोस्तों, इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान देता है, यह किसका एग्जाम्पल है? यह दोस्तों पक्षपात का एग्जाम्पल है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका जेंडर पक्षपात, यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आपको बता दें कि किसी को भी कभी भी महिला पुरुष दोस्तों लड़की लड़का में कभी भी कोई पक्षपात ना रखें, दोनों को बराबर सम्मान दें। चौथा आपका है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी? यहाँ पे आपको 4 विकल्प मिल रहे हैं, आपको इन चारों में से बताना है आखिर कौन सी पद्धति सबसे प्रभावशाली हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें पद्धति की, तो इसमें आपका जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना। जितना दोस्तों आप दोस्तों देखिए, खेल समूह से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, बैठने की व्यवस्था से कुछ नहीं होने वाला है, और विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व, इससे भी आपका कुछ नहीं होगा। दोस्तों आपको बातचीत करना होगा, आपको जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना होगा, तभी चर्चा करने से ही उसका हल निकल जाएगा। चौथे का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन है। 5वां आपका है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है? दोस्तों अगर बात करें 5वें की आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा वाइगोत्स्की जी। वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक और संस्कृत विषय वस्तु को प्रभाव को महत्व दिया है। ओके, तो जहाँ पर भी आपको दिख जाए वाइगोत्स्की महोदय, हमने आपको बताया था पहले ही कि जहाँ पे आपको वाइगोत्स्की जी दिख जाए वहाँ पे आपको सामाजिक जरूर मिलेगा, और वहाँ पे आपको सामाजिक और सांस्कृतिक आपका दोनों ही सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जिंक्सा पहेली को करते हुए 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, वह यह वाला नहीं, काले रंग वाला। दोस्तों यानी आपका अंतर दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका अंतर देखिए, गहरे रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाता है। दोस्तों जूता पूरा बन जाएगा। इसमें तो आपको अंतर देखने को मिल रहा है ना, यानी तो आपका 6वें का हो जाएगा ए। दोस्तों ये दोनों बैठ के यहाँ पर व्यक्तिगत वार्ता कर रही हैं। ओके दोस्तों, व्यक्तिगत वार्ता कर रही हैं। नीला टुकड़ा कहाँ है? ये नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला। दोस्तों ये आपका आ जाएगा व्यक्तिगत वार्ता में, यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 6वें के आपका पहला सही होगा। अब यहाँ हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 7वें की बात करें तो 7वें में आपका चौथा दोस्तों, यानी आपका ढांचा दोस्तों, पाठ सहयोग करना। ओके दोस्तों, सहयोग करना यह आपका ढांचा के अंतर्गत आएगा। 7वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन से। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संख्यात्मक अवस्था को विशेषित करता है? 8वें की बात करें आंसर की, तो 8वें में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। ठीक है, 8वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट चलिए, 9वां देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 9वां आपका है,
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। दोस्तों 9वीं की बात करें, हो जाएगा आपका स्कीमा। स्कीमा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में दोस्तों आपका नंबर 2 हो जाएगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। दोस्तों अगर हमें किसी भी बच्चे के कमियों को दूर करना होगा, दोस्तों पहले हमें उनके कमियों को जानना होगा। उनके कमियों को हम जानेंगे कैसे, आकलन से, मूल्यांकन से। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। अब यहाँ पर बुद्धि के बारे में आपको जानना है। दोस्तों बुद्धि बहुआयामी होती है, ठीक है। बुद्धि दोस्तों आपका बहुआयामी होता है, या हर किसी को पता है। दोस्तों अगर जहाँ पर भी आपको बुद्धि मिल जाए, अगर वहाँ पर आपको आंसर में बहुआयामी ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए तो आपका वही सही होगा, यानी आपका बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। 11वीं का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। 12वीं की बात करें तो 12वीं में आपका पहला बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका होगा सृजनात्मक विचारक। 12वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन है। 13वां आपका होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह में संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में यह शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अगर बात करें आंसर की, दोस्तों हम यहाँ पर 13वें क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से समझाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 13वीं की बात करें तो 13वीं में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीकों को ढूंढना चाहिए। अब दोस्तों मान लो आप कोई भी काम बच्चों से करवा रहे हो, अगर उसमें बच्चों का मन नहीं लग रहा है तो कोई नया तरीका ढूंढिए ताकि उस आपके नए तरीके से बच्चे आपके दिए हुए कामों को कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। दोस्तों सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। 14वीं की बात करें आंसर की, दोस्तों सक्रिय रूप से तैयार, दोस्तों आपका इसमें नंबर 3, दोस्तों एक मिनट, इसमें आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यानी आपका 14वें का नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन है। पठन वैफल्य बच्चों के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं। दोस्तों प्राथमिक लक्षण क्या है, ठीक है, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। अगर बात करें 15वीं की आंसर की, धारा प्रभाव पढ़ने में अक्षमता, धारा प्रभाव पढ़ने में अक्षमता आपका जाएगा। 15वीं में आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोग कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करिए, इसीलिए हम यहाँ पर बस केवल आपके प्रश्नों और उत्तर पर बात करने वाले हैं। और हम यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो, पहले ही आप लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हो, इसलिए हम यहाँ बस केवल आपके प्रश्नों और उत्तर पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है, यानी आपका 16वीं में आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकार आधारित मानवतावादी प्रक्षेपण। ओके तो चलिए अब यहाँ देखते हैं 17वां क्वेश्चन से।
संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, दोस्तों अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोध, दोस्तों इसमें आपका होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी आपका 17वें का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अगर बात करें 18वें की, 18वें में आपका जाएगा चौथा, दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को सुझाव देना चाहिए। 18वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 19वां क्वेश्चन की। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। 19वां में आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए। ओके दोस्तों, देखिए जहाँ पर भी आपको दिख जाए बाल केंद्रित, वहाँ पे दोस्तों हर काम आपके बच्चों पे होगा। अगर तो आपको लिख जाए केवल, अन्यथा, याद करना, दोस्तों ये सब आपका नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। 20वां आपका है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से। दोस्तों संवेग और संज्ञान एक दूसरे से स्थित होते हैं, यानी आपका इसमें नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका होगा संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अगर बात करें 21वां की, तो 21वां में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। 21वां का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 22वां। नेक्स्ट आपका है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। दोस्तों स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, ये आपको बताना है। तो 22 में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तो आपका कोई दो राय नहीं है। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, यानी आपका 22वां का आपका पहला सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 23 क्वेश्चन हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। 23 की बात करें तो 23 में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखें 24 में आपको जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों 24 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा दूसरा सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और आपका होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। दोस्तों इसमें आपका नंबर 2 और नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, यानी आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 25 की। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। 25वां की बात करें तो 25 में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके एक शिक्षक बच्चों से जितना चर्चा करेगा उतना ही बच्चों के भावनाओं को, बच्चों के मन को जान पाएगा और उन्हीं के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ा पाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चंस को। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। 26 की बात करें दोस्तों तो 26 में आपका हो जाएगा चौथा, यानी बच्चों को सहानुभूति, अनुमान
लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, यानी आपका 26 का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 27 क्वेश्चन है। 27 आपका है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। दोस्तों इसमें आपका जाएगा 27 में पहला यानी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, 27 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 28 क्वेश्चंस की। 28 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से विकास के सिद्धांत नहीं है। तो अगर 28 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। दोस्तों 28 का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बस आपका 2 क्वेश्चन और है। दोस्तों हमने अभी तक आपसे लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहा, और आप लोगों ने ना अभी तक लाइक किया ना अभी तक आप लोगों ने इसको शेयर भी किया है। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन से, वैश्विक चिंताओं का प्राथमिक कारण क्या है। इसमें आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी आपका दोस्तों इसमें आपको जाएगा नंबर 4। ठीक है, देखिए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट आपका है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी के उदाहरण है। दोस्तों जहाँ पर भी आपको जाए द्वितीय सामाजिकरण, वहाँ होगा आपका विद्यालय और मीडिया। ओके दोस्तों, विद्यालय और मीडिया आपके हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।